नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। पीएम मोदी के इटली दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई हैं, लेकिन इस बीच भारत में व्यापार को लेकर एक ऐसी खबर छिप रही है जो बाहर आते साथ टेंशन हाई कर सकती है। उधर ट्रंप प्रशासन नाटो में अमेरिका की भूमिका घटाने की तैयारी में है, जिससे यूरोप के देशों में बेचैनी बढ़ गई है। इस बीच भारत में सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। रोम में मोदी मेलोनी की दोस्ती ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। पीएम के इटली दौरे के बीच बड़ी खबर, भारत का ट्रेड बैलेंस को लगा बड़ा झटका। जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकार को है पूरा अधिकार। नाटो में अमेरिका की घटती भूमिका से यूरोप के देशों में बढ़ी बेचैनी। मध्य पूर्व में शांति के लिए चीन ने दिया नया 4 सूत्रीय प्रस्ताव। रोम पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच शानदार बॉन्डिंग देखने के लिए मिली। पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर इटली पहुंचे, जहां मेलोनी ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने पहले साथ में डिनर किया और फिर देर रात रोम के ऐतिहासिक और मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि रोम पहुंचने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर करने का मौका मिला। पीएम मोदी ने कहा कि वो भारत और इटली की दोस्ती को और मजबूत बनाने को लेकर होने वाली औपचारिक वार्ता को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का भी पैकेट गिफ्ट किया, जिसकी वीडियो बनाकर मेलोनी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। पीएम मोदी के इटली दौरे के बीच एक टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। पिछले कई दशकों से भारत का इटली के साथ व्यापारिक संतुलन यानी ट्रेड बैलेंस लगातार फायदे में रहा है। भारत इटली को ज्यादा सामान बेचता रहा और वहां से कम खरीदता रहा, लेकिन अब ये बढ़त तेजी से घटती दिख रही है। इटली में भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में भारत का इटली के साथ ट्रेड सरप्लस का करीब 5.2 बिलियन यूरो था, लेकिन 2025 तक आते आते ये घटकर सिर्फ 2.8 बिलियन यूरो ही रह गया। यानी सिर्फ 4 साल में भारत का व्यापारिक फायदा लगभग आधा हो गया। आंकड़े बताते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट अभी भी मजबूत है, लेकिन इटली से होने वाला इंपोर्ट अब पहले के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार का अंतर लगातार कम हो रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ इसे आने वाले समय के लिए चेतावनी मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो भारत का ट्रेड सरप्लस और घट सकता है। इसका असर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट सेक्टर और विदेशी मुद्रा संतुलन पर भी पड़ सकता है। अब सबकी नजर पीएम मोदी और इटली पीएम मेलोनी की बातचीत पर टिकी हुई है कि क्या दोनों के बीच इस मुद्दे पर भी कोई बातचीत होगी। जाति जनगणना को लेकर देश में जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि सरकार अगर जनगणना के दौरान जातियों का आंकड़ा जुटाना चाहती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए यह जानना जरूरी है कि देश में कितने पिछड़े लोग हैं और कितनों को कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने ये टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें मांग की गई थी कि सेंसस 2027 में जातीय गणना को शामिल न किया जाए। याचिकाकर्ता सुधाकर गुम्मुला ने अदालत में दलील दी कि जाति से जुड़ा इतना बड़ा डेटा इकट्ठा करना खतरनाक हो सकता है और इसका राजनीतिक तथा कॉर्पोरेट स्तर पर दुरुपयोग किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह फैसला अदालत का नहीं बल्कि सरकार की नीति का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि यह तय करना कि जनगणना में जातीय गणना शामिल होनी चाहिए या फिर नहीं, ये पूरी तरह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी के साथ अदालत ने याचिका खारिज की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति ने नाटो देशों की चिंता बढ़ा दी है। खबर है कि ट्रंप प्रशासन अब यूरोप की सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका कम करने जा रहा है। पेंटागन इस हफ्ते नाटो सहयोगी देशों को साफ संदेश देने वाला है कि भविष्य में किसी बड़े युद्ध या संकट की स्थिति में अमेरिका पहले जितनी सैन्य मदद उपलब्ध नहीं करा पाएगा। ये फैसला नाटो फोर्स मॉडल के तहत लिया गया है। इस मॉडल में नाटो सदस्य देश पहले से तय करते हैं कि युद्ध या किसी बड़े हमले की स्थिति में कौन कौन सी सेनाएं या सैन्य संसाधन इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अब अमेरिका इस साझा सैन्य प्रतिबद्धता को काफी हद तक कम करने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यूरोपीय देशों पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए जरूरत से कम खर्च करते हैं और पूरी तरह अमेरिका पर ही निर्भर रहते हैं। ट्रंप का साफ मानना है कि अब यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन अब इस नीति को जमीन पर उतारता दिखाई दे रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मध्य पूर्व में जारी तनाव और संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया।
शी जिनपिंग ने कहा कि अब मध्य पूर्व की स्थिति एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और ये इलाका युद्ध से शांति की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि संघर्ष को खत्म करना बहुत जरूरी है और दोबारा युद्ध शुरू होना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए नया 4 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। उनका कहना है कि इस योजना का मकसद अंतर्राष्ट्रीय सहमति को मजबूत करना, तनाव कम करना, संघर्ष रोकना और शांति को आगे बढ़ाना है। चीन के 4 सूत्रीय प्रस्ताव में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, देशों की संप्रभुता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन और विकास तथा सुरक्षा के बीच संतुलित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। सीनेट में प्रस्ताव पास, बिना मंजूरी जंग नहीं लड़ पाएंगे ट्रंप। मीडिया के सवालों पर बोले नॉर्वे के पीएम, भारत खुद सुलझाए। पीएम मोदी को सपेरा दिखाने पर भड़के भारतीय लोग। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ छापेमारी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही पार्टी के सांसदों से बड़ा झटका लगा है। सीनेट ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। वॉर पावर्स एक्ट के तहत ट्रंप के अधिकारों को सीमित करने का प्रस्ताव पास हो गया है, जिसका मकसद ईरान में राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करना है। सीनेट का ये कदम ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं कर पाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने ही उनके खिलाफ वोट दे दिया। उन्होंने विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों का साथ देकर इस प्रस्ताव को 47 के मुकाबले 50 वोटों से पास करा दिया। इसे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपनी ही पार्टी में एक बहुत बड़ी बगावत माना जा रहा है। दरअसल ये ईरान युद्ध पिछले 81 दिनों से लगातार जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस भयानक जंग में खाड़ी देशों के 10,000 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव को डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर टिम केन ने पेश किया था। इस प्रस्ताव का सीधा और साफ मतलब ये है कि मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बिना संसद की मंजूरी के ईरान पर हमला नहीं कर सकते। प्रस्ताव में साफ लिखा है कि जब तक कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद की तरफ से आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं की जाती या सैन्य बल के इस्तेमाल की विशेष मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना को ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की शत्रुता से दूर रखना होगा। ये कानून राष्ट्रपति की शक्तियों पर सीधा लगाम लगाता है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद डेमोक्रेटिक नेताओं में भारी उत्साह है। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट सीनेटर एडम शिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सीनेट के डेमोक्रेट्स ने एक बार फिर से इस असंवैधानिक युद्ध को खत्म करने के लिए वोटिंग कराई है। उन्होंने रिपब्लिकन साथियों का धन्यवाद किया जिन्होंने संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का ये सिर्फ पहला कदम था। अगर रिपब्लिकन पार्टी के सभी सीनेटर उस समय वहां मौजूद होते तो शायद ये प्रस्ताव गिर जाता। इस कानून को पूरी तरह पास होने के लिए अभी कई और चरणों से गुजरना होगा, जिससे रिपब्लिकन पार्टी को आने वाले दिनों में इस कदम को रोकने का पूरा मौका मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोपीय दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर नया मोड़ आया है। इस मुद्दे पर अब नॉर्वे के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत की अपनी एक अलग परंपरा है, हमें भारत की इस परंपरा का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने माना कि हमारे यहाँ पत्रकार खुलकर सवाल पूछते हैं, लेकिन हर देश का अपना अपना एक अलग तरीका होता है। ये मामला भारत को खुद ही आपस में सुलझा लेना चाहिए। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी भारत का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र है, हमारे देश में सबको बराबरी के अधिकार मिले हुए हैं। पीएम मोदी से सवाल पूछकर चर्चा में आई नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं। हेले लिंग ने खुद एक्स पर पोस्ट करके ये दावा किया है। उन्होंने बताया कि उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। पत्रकार ने कहा कि प्रेस की आजादी के लिए ये बहुत छोटी सी कीमत है। दरअसल पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक तीखा सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो उन्हें विदेशी जासूस तक बता दिया था। भारी ट्रोलिंग के बीच अब उनके दोनों बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। नॉर्वे के एक प्रमुख अखबार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपेरे के रूप में दिखाने वाले विवादित कार्टून पर सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया है और लोग इसे भारत के खिलाफ पश्चिमी मीडिया की नस्ल भेदी सोच बता रहे हैं। वहां के एक बड़े अखबार ने पीएम मोदी का एक विवादित कार्टून छापा है। इस कार्टून में पीएम मोदी को एक सपेरे के रूप में दिखाया गया है। इसमें सांप की जगह पेट्रोल पंप की पाइप को टोकरी से निकलते देखा जा सकता है। इस कार्टून के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया।
लोग इसे भारत के खिलाफ एक नस्ल भेदी और घटिया सोच बता रहे हैं। भारतीय यूजर्स का कहना है कि पश्चिमी देश आज भी पुरानी सोच से बाहर नहीं आ पाए हैं। वे भारत को आज भी सिर्फ सपेरों और अंधविश्वासों का देश ही मानते हैं। खुद पीएम मोदी ने भी 2014 में पुरानी सरकारों को कोसते हुए कहा था कि मुझसे 1990 के दशक के बीच में ताइवान में पूछा गया था कि क्या भारत अभी भी सपेरों का देश है। दुनिया उस समय ऐसा ही सोचती है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र में बहुत बड़ी छापेमारी की है। एजेंसी ने नागपुर और चंद्रपुर में 3 छात्रों के घरों की तलाशी ली। दिल्ली से आई सीबीआई टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। इस दौरान घरों से कई अहम दस्तावेज और कुछ नोट्स भी जब्त किए गए हैं। अधिकारियों को शक है कि करीब 1000 छात्रों ने लीक पेपर खरीदा था। इसी सिलसिले में लातूर से एक बड़े कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर को पकड़ा गया है। गिरफ्तार प्रोफेसर का नाम शिवराज है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच टीम अब जब्त किए गए नोट्स का मिलान लीक पेपर से कर रही है। सीबीआई को यह भी पता लगा रही है कि क्या इन छात्रों ने पेपर आगे बेचा था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि नागपुर इस पूरे घोटाले का मुख्य केंद्र नहीं है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे हम फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.